कश्मीर के बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। कयास तो पहले लगाए जा रहे थे और पिछले काफी समय से हमने ऐसे देखा है कि जो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर थे उनमें से कई तो ऐसे थे जिन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक के साथ काम किया और ऐसे 23 लोग थे जिनको G23 के नाम से लोग जानते थे। उन लोगों का एक ऑब्जेक्शन था और वो ये था कि ये जो कांग्रेस है जो कभी देश की सत्ता में लगभग 65 साल रही है, उसकी हालत आज ऐसी होती जा रही है कि वो दिन प्रतिदिन अपने सभी राज्यों की सरकार को खोती जा रही है और आधार खत्म होता जा रहा है। तो उन्होंने मांग की थी कि गांधी परिवार से अलग का कोई व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बने, जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा और उनको भी उम्मीद जगेगी कि गांधी परिवार के अलावा कभी भी किसी का भी नंबर अध्यक्ष पद के लिए आ सकता है, जैसा कि बीजेपी में होता है। लेकिन उनकी इस सलाह को नहीं माना गया और उनको अलग थलग करने की कवायद शुरू हुई। सोनिया गांधी जो कि कार्यकारी अध्यक्षा है, बार बार उनको कहा गया कि आप चुनाव कराइए, कभी कोविड का नाम लेकर, कभी चुनाव में बीमारी का बहाना करके वो टालते रहे और सारा काम देखते रहे राहुल गांधी। अब राहुल गांधी सारे फैसले ले रहे हैं, ऐसे में ये जो सीनियर मोस्ट लीडर है इनको दरकिनार कर दिया गया और बल्कि इनका अपमान किया गया। इसी का जिक्र गुलाम नबी आजाद ने अपने 5 पन्नों के त्याग पत्र में दिया। उन्होंने कहा, सोनिया गांधी जी आप तो केवल रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल हो रही हो, यानी जो फैसले राहुल गांधी ले रहा है और राहुल गांधी के इर्द गिर्द यहां तक आरोप लगाए कि उनके जो आसपास रहने वाले लोग हैं केवल वो फैसले ले रहे हैं और इन फैसलों को ही इंप्लीमेंट किया जा रहा है। आप कार्यकारी अध्यक्षा होते हुए भी आपकी कोई वैल्यू नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने याद दिलाया कि किस तरह से जो अध्यादेश था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और वो बोलते हैं कि कैबिनेट ने एक अध्यादेश पारित किया था, लेकिन कैबिनेट के उस अध्यादेश किए हुए पारित को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया था। दुनिया को ये दिखाना चाहते थे और भारत में कांग्रेस को ये दिखाना चाहते थे कि राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी में सर्वे सर्वा है। उसका असर यह हुआ कि जो पुराने लीडर थे उनको लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है और इसके कारण से लोगों ने अपना रास्ता चुनना शुरू कर दिया। यह बात अलग है कि गुलाम नबी आजाद, उसी में आनंद शर्मा, उसी में कपिल सिब्बल, ये सीनियर मोस्ट लीडर फिर भी इंतजार करते रहे कि आज नहीं तो कल इनकी बात सुनी जाएगी और इनको सम्मान मिलेगा। लेकिन इनका जो विचार था कि कभी राहुल गांधी इनको सम्मान देंगे, उसको तवज्जो नहीं दी गई और इनको अलग थलग कर दिया गया। यहां तक कि स्टार कैंपेनर में शामिल ये नेता, इनको कई राज्यों के चुनाव में भी बाहर रखा गया। ना इनको कैंपेनिंग में बुलाया गया, ना इनको भाषणों में बुलाया गया, ना इनको टिकट के बंटवारे के लिए कोई इनसे सलाह ली गई और इसलिए महसूस कर रहे थे कि पार्टी लगातार अपमान कर रही है, तो ऐसी पार्टी में रहने का फायदा क्या है। हमने देखा पिछले दिनों राज्यसभा को चुनाव को लेकर के जब बातें चल रही थी तो कपिल सिब्बल इंतजार कर रहे थे कि एक बार फिर से दोबारा राज्यसभा में जाएंगे। गुलाम नबी आजाद को भी ये उम्मीद थी कि राज्यसभा में उनको दोबारा भेजा जाएगा, लेकिन दोनों ही नेताओं को ये निराशा हुई जब कांग्रेस ने उनको नॉमिनेट नहीं किया। तो कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी का सहारा लिया और वो राज्यसभा सदस्य बन गए। लेकिन गुलाम नबी आजाद अभी इंतजार में थे और बात ये थी कि कश्मीर में भी अब चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने हैं। मैंने इस पर पहले भी कहा है एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई आज की डेट में इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो कश्मीर घाटी के लोगों की वोट ले सके। भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ग्रामीण अंचल में जरूर एक असर हुआ है मोदी जी की योजनाओं का। लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव में लोकल स्तर का कोई लीडर चाहिए, वो इतना बड़ा चेहरा अभी कि जो पूरी कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध हो, बीजेपी के पास नहीं है। और इसलिए एक अनुमान लगाया जा रहा था कि बीजेपी में गुलाम नबी आजाद को शामिल किया जा सकता है और उसके बाद ये सीएम फेस घोषित कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरह के हालात बदले हैं, जिस तरह से दुष्प्रचार घाटी में अभी भी हो रहा है,
जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो एक प्लानिंग है। मैं पार्टियों के नाम नहीं ले सकता क्योंकि उन चीजों के सबूत नहीं है, लेकिन कुछ पार्टी ऐसी हैं जरूर जिनका ये बिल्कुल इरादा है कि कश्मीर जो घाटी है, यानी कश्मीर रीजन, वहां एक भी हिंदू ना रहे। हिंदू नहीं रहेगा तो एक ही कम्युनिटी बचेगी, और वो कम्युनिटी में उनकी पैठ कम से कम है, क्योंकि सत्ता में वो रहे हैं, उन्हीं के भर्ती किए हुए पुलिस वाले हैं, उन्हीं के भर्ती किए हुए क्लैरिकल में हैं, उन्हीं के भर्ती किए हुए कई सरकारी पोस्टों पर अफसर बने हुए लोग बैठे हैं। तो आज भी केंद्र में बेशक मोदी सरकार हो, और इसलिए आपको बताएं कश्मीर घाटी में बेशक वहां मनोज सिन्हा को केंद्र सरकार ने बिठाया हुआ है, लेकिन अभी भी हालात ये हैं कि वहां आम तौर पर शहरों में या बाकी जगह लोगों की राय अपनी अलग है, और वहाँ ये भी एक बात है कि कश्मीर रीजन, वहाँ के लोग अलग तरीके से सोचते हैं, जम्मू रीजन के लोग अलग तरीके से सोचते हैं, और हिंदुओं की तो एक ही बात है कि वो कश्मीर घाटी में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ के लोग अभी भी उसी मानसिकता में हैं कि ये लोग क्यों आ गए, ये लोग यहाँ क्यों रह रहे हैं। और ये जो टारगेट किलिंग हो रही है हिंदुओं की, इसके पीछे का कारण यही है कि वो जो एक एक करके चुन चुन के मारा जा रहा है, उसके पीछे लोकल लोग हैं। वो बताते हैं कि ये टीचर हिंदू है, वो बताते हैं कि ये फला दुकान वाला जो है दुकानदार हिंदू है, और इसलिए उनको एक प्लानिंग के तहत मारा जा रहा है, बाकी सारे लोग गायब हो जाएं वहां से। तो एक छत्र शासन उन्हीं का रहे। केंद्र में मोदी सरकार बेशक है, लेकिन वो कश्मीर फाइल मूवी का मुझे डायलॉग याद आता है कि सरकार आपकी है लेकिन सिस्टम हमारा है। और ये जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदल पाएगा तब तक कोई ये कह नहीं सकता कि कश्मीर घाटी में शांति बहाली होगी। देश की आज़ादी के समय 1947 में जो स्थिति थी वो दोबारा से कायम होगी, अभी तो हुई नहीं है। और इसलिए यहां आपको बता दें कि बीजेपी को यहां वोट होने वाली नहीं है अभी आज के हालात में। और इस हालात को देखते हुए गुलाम नबी आज़ाद ने जो फैसला किया है, उन्होंने घोषणा की है कि मैं अपनी एक अलग पार्टी बनाने जा रहा हूं। और इस पार्टी घोषणा के साथ ही आपको बता दें कि उनके और कश्मीर में जो लीडर हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, जिनमें कुछ तो ऐसे हैं जो मंत्री रहे हैं, उन लोगों ने भी गुलाम नबी आज़ाद के पक्ष में इस्तीफा दिया है। इसका मतलब बिल्कुल तय हो गया कि कश्मीर घाटी में गुलाम नबी आज़ाद एक नई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, और कांग्रेस के जो कश्मीर घाटी के और जम्मू रीजन के रहने वाले नेता हैं वो सब उसमें शामिल होंगे, और उसके बाद एक नई पार्टी बनकर के उभरेगी। और आपको यह भी बता दूं एडवांस में कि वहां पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, इनको लोगों ने देखा है। इन्होंने कितना घाटी को लूटा है, कश्मीर और जम्मू के नाम पर जितना पैसा आया है उसको लूट खसूट की है, और वहां विकास कुछ किया नहीं। जम्मू रीजन में तो कोई विकास हुआ ही नहीं। जो विकास दिखता है कश्मीर रीजन में हमें दिखाई देता है। हम बोलने में जम्मू कश्मीर बोलते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आप यदि कश्मीर में जाएंगे तो जो चकाचक सड़कें आपको दिखाई देती हैं, जो लाइट की व्यवस्था वहाँ दिखाई देती है, जम्मू रीजन बिल्कुल उसके उलट है। वहाँ वो व्यवस्थाएं नहीं हैं, सरकारों ने ध्यान ही नहीं दिया। या तो महबूबा मुफ्ती या तो फारूक अब्दुल्ला दोनों रहे, और उनको शायद इसलिए लगता था कि जम्मू रीजन में हिंदू ज़्यादा रहते हैं तो इसलिए उनकी उपेक्षा की जाए। उपेक्षा का शिकार हुआ है जम्मू रीजन। और इसलिए अब ये जो पार्टी बनेगी, लोगों को लग रहा है कि ना तो महबूबा मुफ्ती को वोट करें, ना वो फारूक अब्दुल्ला को करें। हाँ, गुलाम नबी आज़ाद का इफेक्ट बहुत अच्छा है, असर बहुत अच्छा है, ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं, और इसलिए लोग नई पार्टी समझकर इनको वोट कर सकते हैं। एक बड़ा आधार लेकर ये पार्टी कामयाबी हासिल कर सकती है, और जो जम्मू रीजन है वहाँ भारतीय जनता पार्टी बढ़त हासिल कर सकती है, और दोनों मिलकर के ये घाटी में सरकार बना सकते हैं। यानी जम्मू और कश्मीर में जो ये पार्टी बनाने की घोषणा गुलाम नबी आज़ाद ने की है, इनकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के कश्मीर में सरकार बना सकते हैं। ये मेरा अपना आकलन है, और इसमें ज़्यादा मुझे आसार दिखाई देते हैं। जो लोग कहते थे बीजेपी की सरकार कश्मीर में कैसे बन सकती है, जम्मू कश्मीर में कैसे बन सकती है, कश्मीर में तो केवल मुसलमान है,
वो तो वोट करेंगे नहीं, बहुत सारे लोग आज भी विरोध में हैं। लेकिन आपको बता दूं, ये फॉर्मूला लगभग तय है कि एक तरफ गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी होगी और एक तरफ जो जम्मू रीजन है यहाँ भारतीय जनता पार्टी अच्छी बढ़त हासिल करेगी और दोनों मिलकर के जम्मू और कश्मीर में सरकार बनाएंगे। फिर डबल इंजन की सरकार कश्मीर में, जम्मू रीजन हो या कश्मीर रीजन, दोनों में विकास के ऐसे काम करेंगे कि अगले आने वाले 5 साल में केंद्र और राज्य सरकार जो मिलकर काम करेगी, उसके बाद नज़ारा कुछ और ही होगा और माहौल भी परिवर्तन होगा, सिस्टम भी परिवर्तन होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। वंदे मातरम।